हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th की जो हिस्ट्री की बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है ईंटें, मनके और अस्थियां। इसमें हम मुख्यतः अध्ययन करते हैं हड़प्पा सभ्यता का और ये इसके ऊपर हमारा 6th वीडियो है। यदि इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे तो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्राचीन सत्ता अर्थात हड़प्पा सभ्यता की जो सत्ता का स्वरूप था वह कैसा था और पुरातत्वविदों का इसके संबंध में क्या कहना है। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं प्रासाद और शासक। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर है मोहनजोदड़ो और इस नगर से एक भवन के हमें साक्ष्य मिले हैं और इस भवन को पुरातत्वविदों ने संज्ञा दी है, प्रासाद की संज्ञा दी है और यहीं से एक मूर्ति मिली है और इस मूर्ति को जो पुरातत्वविद है उन्होंने संज्ञा दी है पुरोहित राजा की। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि हड़प्पाई जो समाज है उसने कुछ जटिल फैसले लिए। जटिल फैसले कैसे लिए, यहाँ पर हम इस मैप में देखते हैं कि हड़प्पाई जो समाज है ये लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था और इतने बड़े क्षेत्र में आपको जो पुरावस्तुएं मिली हैं जैसे ईंट है, बाट है, मनके हैं, मुहर है, मृदभांड है, उन सभी में आपको समानता दिखाई देगी अर्थात उनमें आपको एक रूपता दिखाई देगी। कैसे? हड़प्पाई क्षेत्र से जो हमें ईंटें मिली हैं उनका जो आकार है वह सभी जगह पर एक है, 4:2:1 में। यहाँ की जो बाट प्रणाली है वह सभी जगह पर समान रूप से फैली हुई है, यानी एक जैसी है। यहाँ पर जो मनके मिले हैं वह सभी जगह पर एक जैसे मिली हैं। मोहर मिली है, उनमें समानताएं हैं। इसके अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा जिन नगरों का निर्माण किया गया था उन नगरों का जो नियोजन है वह भी समान है। साथ ही उन नगरों में मिलने वाले भवन, वहां की सड़क, जल निकास प्रणाली, उन सभी में आपको समानताएं दिखाई देती हैं। तो इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पाई समाज ने जटिल फैसले लिए और यहाँ पर जो हड़प्पाई समाज ने जो जटिल फैसले लिए ये कोई 50 या 100 वर्ष के लिए नहीं लिए, ये लिए गए हैं लगभग 700 वर्षों तक। 700 वर्षों तक आपको इन पुरावस्तुओं में एक रूपता दिखाई देगी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है ये माना जाता है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के मध्य में। तो ये एक रूपता आपको 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 700 वर्षों के लिए दिखाई देती है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पाई समाज ने निश्चित तौर पर कुछ जटिल फैसले लिए। अब ये जटिल फैसले कौन लेता था, इन सब चीजों को कौन संगठित करता था, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ ही जो हमें मोहनजोदड़ो से जो प्रासाद मिला है, जो भवन मिला है, उसकी पहचान किस आधार पर की गई है और उसको लेकर पुरातत्वविदों के मध्य में क्या विवाद है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि पुरातत्वविदों का सत्ता के स्वरूप को लेकर क्या दृष्टिकोण है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हड़प्पाई समाज है उसने कुछ जटिल फैसले लिए और साथ ही उनको कार्यान्वित भी किया। इस प्रकार के हमें संकेत मिलते हैं और वो संकेत किसके आधार पर मिलते हैं? हमें पुरावस्तुओं के आधार पर। क्योंकि यहाँ पर जो भी हमें पुरावस्तु मिली है जैसे मृदभांड है वो आपको सभी जगह समान रूप से दिखाई देंगे, चाहे से आप उत्तर में मांडा में चले जाओ या दक्षिण में चले जाओ आप दैमाबाद में, जहाँ तक ये सभ्यताएं फैली हुई है, पूर्व में आप आलमगीर में चले जाओ और पश्चिम में आ जाओ आप सुतका गेंडोर तक। इतने बड़े क्षेत्रफल में आपको सभी जगह जो मृदभांड है वो समान रूप से दिखाई देंगे। यहाँ पर जो मोहरें मिली हैं उनको बनाने का तरीका वो एक जैसा था। यहाँ की जो बाट प्रणाली थी वह भी सभी जगह एक थी। प्रीवियस टॉपिक में हमने इसका अध्ययन भी किया था कि जो बाट प्रणाली है वह सभी जगह एक जैसी थी। आपको सभी जगह घनाकार के ही बाट मिलेंगे। इसके अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता से जो हमें ईंटें मिली हैं, इन ईंटों का जो आकार है ये 4:2:1 में है और ये सभी जगह आपको समान रूप से दिखाई देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है यह है कि इन ईंटों का उत्पादन निश्चित तौर पर किसी एक केंद्र में नहीं होगा। तो इतने बड़े क्षेत्रफल में एक केंद्र से ईंटों का उत्पादन करके सभी जगह पहुंचाना पॉसिबल नहीं है। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ईंटों का जो उत्पादन है वह हड़प्पा सभ्यता में कई स्थानों पर होता होगा, अलग अलग जगह पर होता होगा। इसके बावजूद भी आप जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक जो आपको ईंटें दिखाई देती हैं समान अनुपात में दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि हड़प्पा वासियों ने अलग अलग कारणों से बस्तियां स्थापित की विशेष स्थानों पर उनकी आवश्यकता के अनुसार। प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था कि शंख प्राप्त करने के लिए हड़प्पा वासियों ने जो बस्तियां स्थापित की वह समुद्र के किनारे स्थापित की, जिनमें दो बस्तियों का नाम प्रमुख है, एक है नागेश्वर, दूसरी है बालाकोट। लाजवर्द मणि प्राप्त करने के लिए इन्होंने बस्ती स्थापित की अफगानिस्तान के सोरतगोई में। अन्य प्रकार के पत्थर और धातु प्राप्त करने के लिए इन्होंने बस्ती स्थापित की लोथल में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हड़प्पा वासियों ने कच्चा माल प्राप्त करने के लिए
अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर बस्तियां स्थापित की। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि ईंटों को बनाने के लिए, विशाल दीवारों के निर्माण के लिए, चबूतरों के निर्माण के लिए एक श्रम की आवश्यकता होगी। तो इस श्रम को संगठित किया गया होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मन से आकर वहां पर काम नहीं करेगा कि चलो ठीक है, मैं हम बहुत बड़ी सभ्यता का निर्माण करते हैं और ईंटें भी बना लेंगे, हम बड़ी बड़ी दीवारें भी बना लेंगे, बड़े बड़े चबूतरों का निर्माण करेंगे और उन चबूतरों के ऊपर हम किलों का निर्माण करेंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है जब तक कि कोई सत्ता या व्यक्ति इनको संगठित नहीं करता। तो ये जितने भी क्रियाकलाप है, इनको कौन संगठित करता था, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी क्रियाकलाप हैं, चाहे पुरावस्तुओं की एकरूपता हो या नगर नियोजन में एकरूपता हो, इसके बारे में जो पुरातात्विक विवरण है वो हमें स्पष्ट आंसर नहीं देते कि यहाँ पर सत्ता का केंद्र क्या था, या सत्ताधारी जो लोग हैं उनके विषय में हमें स्पष्ट आंसर नहीं देते। उसका रीजन क्या है? एक तो हम हड़प्पा सभ्यता की लिपि है उसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। दूसरा जो रीजन है, यहाँ से जो हमें पुरावस्तुएं मिली हैं उनसे कोई ऐसा संकेत नहीं मिलता जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि इनकी सत्ता का केंद्र कौन था, राजा कौन होता था, लोकतंत्र था या राजतंत्र था। तो इस प्रकार के कोई भी हमें साक्ष्य नहीं मिले। पुरातत्वविदों को मोहनजोदड़ो से एक विशाल भवन जरूर मिला है और इस भवन को पुरातत्वविदों ने संज्ञा दी है प्रासाद की, लेकिन इसको लेकर भी विवाद है। यहाँ पर कुछ पुरातत्वविदों को कहना है इस भवन से कोई हमें ऐसी भव्य वस्तु नहीं मिली है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि संपूर्ण समाज का जो नियंत्रण है वो यहीं से होता था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से ही हमें एक पत्थर की मूर्ति मिली है और इस पत्थर की मूर्ति को पुरातत्वविदों ने संज्ञा दी है पुरोहित राजा की। जब ये मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से, उसी वक्त इसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी और ये नाम आज तक प्रचलित है। देखिए यहाँ पर जो पुरातत्वविद हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक समकालीन सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, उनसे परिचित थे और उन्हीं समानताओं को इन्होंने सिंधु घाटी क्षेत्र में ढूंढा। मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं हैं उनसे जो लेख मिले हैं उनको हम पढ़ सकते हैं, यानी वो पठनीय है और उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि वहां पर जो राजा होते थे वो पुरोहित होते थे, अर्थात जो मंदिर का संचालन करते थे वही संपूर्ण राज्य का संचालन करते थे और जो सत्ता का केंद्र बिंदु था वह मंदिर होता था। तो यहाँ पर जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने यही समानताएं सिंधु घाटी क्षेत्र में भी ढूंढने का प्रयास किया। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की जो आनुष्ठानिक प्रथाएं हैं उनको अभी तक हम ठीक से नहीं समझ पाए और ना ही अभी तक हमारे पास ये जानने का कोई साधन उपलब्ध है कि जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। तो इस प्रकार का भी हमारे पास कोई साधन नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रासाद मिला है और जो पुरोहित राजा की जो मूर्ति मिली है, इसको लेकर भी जो पुरातत्वविद हैं उनमें कोई स्पष्ट मत नहीं है। देखिए अब हम चर्चा करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें सत्ता का स्वरूप कैसा था। तो देखिए यहाँ पर कुछ पुरातत्वविद हैं, उनका मत है कि समान सामाजिक स्थिति, अर्थात हड़प्पा समाज में समान सामाजिक स्थिति थी और वहां पर कोई शासक नहीं था। सभी की जो सामाजिक स्थिति थी वह समान थी। लेकिन यह जो मत है ये तर्क संगत नहीं है। तर्क संगत कैसे नहीं है? प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा कि हड़प्पा समाज में आर्थिक और सामाजिक रूप से भिन्नताएं मौजूद थी और ये आर्थिक और सामाजिक भिन्नताएं हमने देखी उनकी जो समाधान पद्धति है उनके आधार पर और वहां पर मिली विलासिता की वस्तुओं के आधार पर। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ये पुरातत्वविदों ने ये जो मत दिया है कि हड़प्पाई समाज में समान सामाजिक स्थिति थी, वह पूर्ण रूप से सही साबित नहीं होता, क्योंकि हड़प्पाई समाज में आर्थिक और सामाजिक दोनों आधार पर भिन्नताएं विद्यमान थी। इसके अतिरिक्त कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि यहाँ पर अलग अलग शासक होते थे, यानी कोई एक शासक नहीं था। जैसे कि हड़प्पा का शासक अलग होगा, मोहनजोदड़ो का शासक अलग होगा, राखीगढ़ी का शासक अलग होगा, यानी अलग अलग राजा होते थे। लेकिन ये जो मत है ये भी तर्क संगत नहीं है। तर्क संगत कैसे नहीं है? यदि अलग अलग राजा होते तो वस्तुओं में आपको एक रूपता दिखाई नहीं देती, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमें वस्तुएं मिली हैं उनमें सभी में एक रूपता दिखाई देती है। इसके अलावा जो नगर नियोजन मिला है उसमें भी हमें एक रूपता दिखाई नहीं देती। यदि हम मान भी लें कि मोहनजोदड़ो का अलग शासक था, हड़प्पा का अलग शासक था, ये किसी अन्य नगर का कोई और शासक होगा, तो जो पुरोहित राजा की जो हमें मूर्ति मिली है, यह मूर्ति केवल एकमात्र नगर मोहनजोदड़ो से ही क्यों मिली है, हड़प्पा से क्यों नहीं मिली? यहाँ पर जो प्रासाद के जो साक्ष्य मिले हैं वह केवल मोहनजोदड़ो से ही क्यों मिले हैं? तो इस आधार पर यह तर्क भी युक्ति संगत नहीं है। इसके अलावा कुछ पुरातत्वविदों का मानना था कि यहाँ पर एकीकृत राज्य था, अर्थात संपूर्ण हड़प्पा समाज एक ही राज्य के अंतर्गत आता था और यहाँ पर एक ही शासक, या हम कह सकते हैं कि एक ही ऐसी संस्था थी जो इन सब का संगठन करती थी और इनको नियंत्रण करती थी।
उसके पीछे उन्होंने क्या मत दिया है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो पुरावस्तुएं मिली हैं उनमें आपको समानताएं दिखाई देंगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो नियोजित बस्तियों के जो हमें साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई एकीकृत राज्य होगा। इसके अलावा ईंटों के आकार में जो निश्चित अनुपात मिला है 4:2:1 वह सभी जगह पर समान रूप से मिला है। साथ ही जो हड़प्पा वासी हैं उन्होंने कच्चे माल प्राप्त करने के लिए जो बस्तियां स्थापित की हैं वह उन स्रोतों के निकट स्थापित की हैं। तो इन सब बातों का जब आप अध्ययन करते हो तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हड़प्पाई जो समाज है उसमें निश्चित तौर पर एकीकृत राज्य होगा, अर्थात एक ही राज्य होगा जो इन सब बातों को संगठित करता होगा और इन पर नियंत्रण रखता होगा। अभी तक की स्थिति में जो अंतिम परिकल्पना है, अंतिम परिकल्पना कौन सी, एकीकृत राज्य वाली, ये सबसे युक्ति संगत प्रतीत होती है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समुदाय द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए गए हों। यानी पूरा समुदाय मिलकर इस प्रकार के जटिल निर्णय ले कि उन सभी वस्तुओं में आपको एक रूपता भी दिखाई दे, नियोजित बस्तियां भी दिखाई दे, ईंटों का आकार भी एक जैसा हो और साथ ही उनको क्रियान्वित भी कर सके, निर्णय नहीं ले उनको क्रियान्वित भी कर सके। तो ये सब पॉसिबल नहीं है। ये सब तभी पॉसिबल है जब संपूर्ण समाज किसी एक राज्य के अंतर्गत हो। अब हम चर्चा करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ है न कि संस्कृति का। यहाँ पर दो शब्द है, एक सभ्यता है और एक है संस्कृति। तो जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी तो उस वक्त भी हमने सभ्यता और संस्कृति के बारे में जाना था। सभ्यता से तात्पर्य होता है मूर्त रूप, और यदि हम हड़प्पा सभ्यता के मूर्त रूप की बात करें तो इसमें आ जाता है शहरीकरण, हड़प्पा सभ्यता के भवन, उसकी सड़क और उसकी जल निकास प्रणाली आ जाती है। और संस्कृति की बात करें तो आ जाता है इसमें अमूर्त रूप। देखिए, मूर्त से तात्पर्य होता है ऐसी चीजें जिनको हम देख सके और छू सके। अमूर्त से तात्पर्य होता है जिनको केवल हम महसूस कर सके, जैसे रीति रिवाज है, भाषा है, कला है, धर्म है। ये चीजें आ जाती हैं संस्कृति के अंतर्गत। तो 1900 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ था, न कि संस्कृति का, क्योंकि 1900 ईसा पूर्व के बाद में भी हड़प्पा संस्कृतियां विद्यमान थी, जिन्हें हम उत्तर हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। चैप्टर के शुरुआत में हमने हड़प्पा सभ्यता के काल विभाजन पे भी चर्चा की थी कि हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला आ जाता है पूर्व हड़प्पा संस्कृति। पूर्व हड़प्पा जो संस्कृति थी इसका जो टाइम पीरियड था ये 3300 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व के मध्य में था। दूसरा आ जाता है परिपक्व हड़प्पा संस्कृति, और इस चैप्टर में हमने इसी के बारे में पढ़ा, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है ये 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के मध्य में आ जाता है। और उसके बाद में आ जाती है उत्तर हड़प्पा संस्कृतियाँ। इनका जो टाइम पीरियड है ये 1900 ईसा पूर्व से लेकर आ जाता है 1300 ईसा पूर्व। तो देखिए, जो पुरातत्वविद हैं उनको ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि 1800 ईसा पूर्व के आसपास चोलिस्तान, चोलिस्तान से तात्पर्य है राजस्थान के थार के मरुस्थल से लगा हुआ जो पाकिस्तान का रेगिस्तान है उसे कहते हैं चोलिस्तान। तो चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इस प्रकार के हमें साक्ष्य मिले हैं। साथ ही जो नई बस्तियां हैं ये गुजरात, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ने लगी थी। और यदि हम विकसित हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो विकसित हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां थी ये पाकिस्तान के पंजाब, भारत के पंजाब, पाकिस्तान के सिंध, भारत के गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में फैली हुई थी। जबकि जो उत्तर हड़प्पा संस्कृति की बस्तियां हैं ये आपको मिलेंगी गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ती हुई मिलेंगी। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद में भी अस्तित्व में रहे थे। तो देखिए, अभी हमने अध्ययन किया कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ है न कि संस्कृति का, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति से ही प्रेरित कुछ उत्तर हड़प्पा संस्कृतियां 1900 ईसा पूर्व के बाद में भी अस्तित्व में रही। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में भी बदलाव आया। यहाँ पर इस सभ्यता की जो विशिष्ट पुरावस्तुएं हैं जैसे बाट, मुहर, विशिष्ट मनके, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा लेखन, इनकी जो लेखन कला है वो समाप्त हो जाती है। लंबी दूरी का व्यापार, मेसोपोटामिया, मगान, दिलमुन से इनका जो लंबी दूरी का व्यापार है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। साथ ही जो मेसोपोटामिया के जो लेख हैं उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया था, मेलुहा। ये 1900 ईसा पूर्व के बाद में आपको ये शब्द वहां पर भी दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा इनकी जो शिल्प विशेषज्ञता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इनकी जो आवास निर्माण की जो टेक्निक थी वो समाप्त हो जाती है। इसी वजह से 1900 ईसा पूर्व के बाद में आपको बड़ी बड़ी जो सार्वजनिक संरचनाएं थी, ग्रेट बाथरूम है, अन्नागार है, या इनका जो राजकीय भवन है, इस प्रकार की जो सार्वजनिक संरचनाएं हैं इनका निर्माण होना बंद हो जाता है।
कुल मिलाकर जो पुरावस्तुएं और जो हमें बस्तियां मिलती हैं इसके बाद में, इन बस्तियों की जो संस्कृति थी ये ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती थी। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति है इसकी बस्तियां शहरीकरण की ओर संकेत करती है, लेकिन इसके बाद में जो उत्तर हड़प्पा संस्कृति आती है इसमें ग्रामीण सभ्यता या ग्रामीण संस्कृति के आपको संकेत मिलेंगे। यदि हम बात करें कि पुरातत्वविद क्या मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो इसके बारे में पुरातत्वविदों के अलग अलग मत हैं। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन से, अन्य का मानना है कि वनों की कटाई से, कुछ का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता नदियों के किनारे बसी हुई थी, इसलिए अत्यधिक बाढ़ आने से यह सभ्यता नष्ट हो गई, या फिर हो सकता है कि ये नदियां सूख गई हों या इन्होंने अपना मार्ग बदल लिया हो। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि भूमि का अत्यधिक उपयोग करने से इनकी भूमि अनुपजाऊ हो गई थी और इस वजह से ये सभ्यता नष्ट हो गई थी। यहाँ पर एक सारिणी दी हुई है जिसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग विद्वानों के इस सभ्यता के नष्ट होने के अलग अलग मत हैं, जिसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे व्हीलर और चाइल्ड का मानना है कि आर्यों के आक्रमण से यह सभ्यता नष्ट हो गई, अर्थात बाह्य आक्रमण को मानते हैं ये। जॉन मार्शल और अन्य का मानना है कि बाढ़ से। स्टाइन और अमलानंद घोष का मानना है कि जलवायु परिवर्तन से। लैम्ब्रिक का मानना है कि जनसंख्या वृद्धि से यह सभ्यता नष्ट हो गई। जॉन मार्शल का यहाँ पे मानना है कि प्रशासनिक जो इनका तंत्र था वो शिथिल हो गया था और इस वजह से ये सभ्यता नष्ट हो गई। अमलानंद घोष का मानना है कि नदी मार्ग परिवर्तन करने से ये सभ्यता नष्ट हो गई। तो यहाँ पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं इस सभ्यता के नष्ट होने को लेकर। देखिए अब हम अध्ययन करते हैं कि पुरास्थलों से मिले आक्रमण के साक्ष्यों के बारे में जो पुरातत्वविद हैं उनका क्या कहना है, जिसमें हम मुख्यतः 3 पुरातत्वविदों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के क्या दृष्टिकोण है इस आक्रमण के साक्ष्यों को लेकर। फिर हम अध्ययन करेंगे व्हीलर को लेकर और सबसे अंत में हम अध्ययन करेंगे डेल्स को लेकर। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं जॉन मार्शल के क्या दृष्टिकोण थे। तो देखिए जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन में लिखा कि डेडमैन लेन नाम की एक संकरी गली है मोहनजोदड़ो के अंदर जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्ती है। परिवर्ती का तात्पर्य होता है कि इसकी जो चौड़ाई है कहीं पर 3 फीट है, कहीं पर 4, कहीं पर 5 तो कहीं पर 6 फीट है। इस गली के जब आप पश्चिम की ओर मुड़ते हो तो यहाँ पर 4 फीट 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग मिलेगा आपको, साथ ही एक वयस्क की छाती मिलेगी और इसके हाथ के ऊपर की हड्डियां मिली। ये सभी हड्डियां भुरभुरी अवस्था में थी और धड़ पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। इसके अतिरिक्त पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी मिली है। और इन साक्ष्यों के आधार पर जो जॉन मार्शल है उनका कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हुआ था वह बाह्य आक्रमण की वजह से हुआ था। और ये जो अवशेष मिले हैं इन्हीं अवशेषों के आधार पर इस गली को नाम दिया गया है डेडमैन लैंड। इसके अतिरिक्त 1925 में जब मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किया गया तो यहाँ पर 16 लोगों के अस्थि पंजर मिले हैं। सभी ने आभूषण पहने हुए थे और ये आभूषण पहने हुए थे इन्होंने मृत्यु के समय में। तो इस आधार पर भी कहा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो पर बाह्य आक्रमण हुआ था। देखिए अब हम चर्चा करते हैं व्हीलर की। व्हीलर 1947 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल थे और यहाँ पर व्हीलर ने बाह्य आक्रमण के जो साक्ष्य मिले हैं इनको कनेक्ट करने की कोशिश की प्राचीनतम जो ग्रंथ है ऋग्वेद उसके साथ में। तो देखिए ऋग्वेद के साथ में इन साक्ष्यों को किस प्रकार से व्हीलर ने कनेक्ट किया। ऋग्वेद में एक शब्द है पुर जिसका अर्थ होता है प्राचीर, किला या गढ़। तो देखिए जब हमने मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि बस्तियों को 2 भागों में बांटा गया था। पश्चिम की ओर जो अधिक ऊंचाई पर जो बस्ती स्थित थी उसे पुरातत्वविदों ने नाम दिया था गढ़ या किला नाम दिया था। थोड़ी कम ऊंचाई पर और पूर्वी भाग को इन्होंने नाम दिया था निचला नगर। और यहाँ पर जो आर्यों के युद्ध के देवता है वो है इंद्र और इंद्र को कहा गया है पुरंदर और पुरंदर का अर्थ होता है गढ़ विध्वंसक अर्थात किलों को नष्ट करने वाला। और ये किले कौन से थे, हड़प्पा सभ्यता के थे। यहाँ पर व्हीलर का यही कहना था। तो यहाँ पर जो व्हीलर है अपनी पुस्तक में कहते हैं कि अभी तक जो माना जा रहा था कि ऋग्वेद में जो गढ़ या किले वाली बात मिथक है ये हड़प्पा में हुए उत्खननों ने इस परिदृश्य को बदल दिया। और ये जो विकसित हड़प्पा सभ्यता थी ये अनार्य प्रकार की थी अर्थात अनार्यों के द्वारा बसाई गई थी। इसमें आपको विशाल किलेबंदियां मिलेंगी। और यहाँ पर व्हीलर का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत है वह हुआ था बाह्य आक्रमण की वजह से। यहाँ पर जलवायु परिवर्तन, आर्थिक या राजनीतिक हास इस सभ्यता को केवल कमजोर कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते। नष्ट या विनाश होने का जो कारण है वह है बाह्य आक्रमण। इसके साथ व्हीलर कहते हैं मोहनजोदड़ो को जो अंतिम चरण है उसमें यह आभास होता है कि यहाँ पर पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का जनसंहार किया गया था और इन पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर इंद्र को अभियुक्त माना गया है।
देखिए, जॉर्ज डेल्स की एक पुस्तक है द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो एक्सपीडिशन। इस पुस्तक में जॉर्ज डेल्स ने मोहनजोदड़ो में जो जनसंहार के साक्ष्य मिले हैं इनके ऊपर सवाल उठाए। और उनके सवाल उठाने के पीछे जो रीजन था वह था कि जितने भी अस्थि पंजर मिले हैं ये एक काल के नहीं हैं, अर्थात अलग अलग काल के हैं। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इनकी जो मृत्यु हुई है वह एक साथ नहीं हुई, अर्थात अलग अलग समय में हुई थी। यहाँ पर डेल्स कहते हैं कि शुरुआत के जो 2 शव मिले हैं उनसे जरूर जनसंहार के संकेत मिलते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो हमें शव मिले हैं या अस्थि पंजर मिले हैं तो इससे ये पता चलता है कि ये लापरवाही और श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए शवाधान थे। साथ ही डेल्स कहते हैं यदि वहां पर बाह्य आक्रमण होता तो उसके कोई साक्ष्य मिलते, जैसे अग्निकांड के यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं मिले हैं, ना ही कवचधारी सैनिकों के कोई शव मिले हैं, और ना ही कोई ऐसा साक्ष्य मिला है जिसके आधार पर यह कहा जा सके अंतिम समय पर इन्होंने आत्मरक्षण के कोई प्रयास किए थे। तो यहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग पुरातत्वविदों के बाह्य आक्रमण को लेकर अलग अलग मत हैं। और 1960 के दशक के आते आते ये स्पष्ट हो गया कि ये जो अस्थि पंजर मिले हैं इनका बाह्य आक्रमण से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सभी एक काल से संबंध नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के अंत के संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो यहाँ पर कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में सही हो सकते हैं, लेकिन पूरी सभ्यता के पतन के संबंध में सही नहीं हो सकते। और यहाँ पर जो संभावित कारण लग रहा है हड़प्पाई राज्य के अंत का, वह लग रहा है सुदृढ़ एकीकरण के तत्व। जब हमने सत्ता का स्वरूप पढ़ा था इससे प्रीवियस टॉपिक में, तो उसमें जो तार्किक मत था, सर्वाधिक जो तार्किक मत था वह ये था एकीकृत राज्य, अर्थात एक ही राज्य होता था। और उसका रीजन बताया गया था जो पुरावस्तुएं मिले हैं उनमें एक रूपता, लेकिन 1900 ईसा पूर्व के बाद में आपको ये एक रूपता दिखाई नहीं देगी। तो इससे ये कहा जा सकता है कि जो एकीकृत राज्य था वो नष्ट हो गया था, और इसी वजह से मोहरे, लिपि, विशिष्ट मनके और मृद भांड लोप हो गए थे 1900 ईसा पूर्व के बाद में। साथ ही जो मानकीकृत इनकी बाट प्रणाली थी उसका स्थान ले लिया था स्थानीय बाटों ने ले लिया था। शहरों का पतन हो गया था और साथ ही लोगों ने उस शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया था, अर्थात परित्याग के हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तनों से इस तरक को बल मिलता है। कौन से तरक को? सुदृढ़ एकीकरण के तत्व वाले। देखिए, भारत में जो नगरीय क्रांति आई थी ये 2 बार आती है। एक बार आती है सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता के समय में, और ये रहती है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व में। सेकंड जो क्रांति आई थी नगरीय क्रांति, यह आई थी महाजनपद काल के समय में, और महाजनपद काल की शुरुआत होती है 600 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पर हम जो सेकंड टाइम नगरों को देखते हैं वह देखते हैं लगभग एक सहस्त्राब्दी के बाद में, क्योंकि नगरों का पतन कब हो गया था? 1900 ईसा पूर्व में, और 1900 ईसा पूर्व के बाद में दोबारा से नगरों का उत्थान हुआ था 600 ईसा पूर्व में। लगभग 1300 वर्षों का गैप रहा। और यहाँ पर जो शहरों का विकास हुआ था ये एक अलग क्षेत्र में हुआ था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो डेवलपमेंट हुआ था ये उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान अर्थात सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास हुआ था। जबकि 600 ईसा पूर्व के आसपास महाजनपद काल में जो नगरों का विकास हुआ था ये हुआ था गंगा घाटी के आसपास। देखिए, इस वीडियो में हमने चर्चा की हड़प्पा सभ्यता के सत्ता के स्वरूप के ऊपर, और साथ ही हमने चर्चा की हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, और हमने ये जाना कि सत्ता के स्वरूप और हड़प्पा सभ्यता के अंत के संबंध में जो पुरातत्वविद हैं उनका क्या कहना है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज और अतीत को जोड़कर पूरा करने की जो समस्याएं हैं उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।